नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदान स्थलों के संभाजन हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के संभाजन मतदाताओं के आधार पर किए जाने का निर्देश है, जिसके लिए आयोग द्वारा समय सारणी भी निर्गत की गई है। जिलाधिकारी ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाना है, जिसकी अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2021 है। इस हेतु वर्तमान सांसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप 7 सितंबर को दिया जाना है। आगामी 7 सितंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजन पश्चात शिकायत एवं सुझाव के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 15 सितंबर को कंट्रोल टेबल की एंट्री की तिथि निर्धारित की गई है। विधानसभावार क्षेत्रवार सभी मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय को 17 सितंबर को उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नई सूची तैयार की जाएगी और उसका आलेख समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई सहायक मतदान स्थल नहीं रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले स्थलों को रखा जाना अनिवार्य हो तो प्रस्ताव में मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण का उल्लेख किया जाए। अत्यधिक पुरानी व जर्जर भवन वाले मतदान स्थलों को ही मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किए जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदान स्थल नहीं बनाया जाएगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन न रह जाए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह को निर्देश दिए कि जिन स्थलों से बीएलओ की शिकायतें आ रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक एवं जनप्रतिनिधि गणों की जो भी शिकायतें आ रही हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाए। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि अपना मतदान अमूल्य है, यह समझकर सभी आदिवासी ऑनलाइन आदि तरह से अधिक वोटर बने। इस बैठक में राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के संभाजन में सहयोग की अपेक्षा की गई। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व उप जिलाधिकारी गण आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। गंगा की लहरों पर दौड़ेगी हाई स्पीड बोट, चंद मिनटों में हो सकेगा 84 घाटों का दर्शन। बदलते बनारस की तस्वीर में गंगा की लहरों पर अब हाईटेक नावें संचालित होने लगी हैं। पहले से ही बनारस में 2 क्रूज गंगा की लहरों पर दौड़ने लगे हैं और अब स्पीड बोट के जरिए गंगा की लहरों पर सवार होकर पर्यटक गंगा घाटों का नज़ारा ले सकेंगे। पहली बार ऐसा मौका होगा जब 84 घाटों की लंबी श्रृंखला को कम समय में स्पीड बोट के जरिए देखा जा सकेगा।
शहर बनारस का जैसा मिजाज है वैसा ही इस शहर के लोगों का जीवन भी है। मस्तमौला ज़िंदगी जीने वाले लोग पुरानी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब हर कोई तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए हर कोई बनारस को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाली सैलानी गंगा की गोद में रहते हुए बनारस के गंगा घाटों को कम समय में देखना चाहते हैं, लेकिन पारंपरिक पुरानी लकड़ी की नाव के जरिए यह संभव नहीं हो पाता है। शायद यही वजह है कि अब बनारस के गंगा घाटों पर स्पीड बोट चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। पहली बार ऐसा मौका जब 84 घाटों की लंबी श्रृंखला को कम समय में स्पीड बोट के जरिए न सिर्फ देखा जा सकेगा बल्कि एक अलग ही आनंद भी मिलेगा। बदलते बनारस की तस्वीरों में गंगा की लहरों पर अब हाईटेक नावें संचालित होने लगी हैं। पहले से ही बनारस में 2 क्रूज गंगा की लहरों पर दौड़ने लगे हैं और अब स्पीड बोट के जरिए गंगा की लहरों पर सवार होकर पर्यटक गंगा घाटों का नज़ारा ले सकेंगे। इसकी बड़ी वजह है कि लकड़ी की पुरानी नावें हाथों से चलाई जाती हैं और चप्पू के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगता है और बहाव तेज होने पर इनको चलाने में दिक्कत भी आती है। लेकिन स्पीड बोट के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक स्पीड बोट बनारस में आ चुकी है जिसमें 10 लोगों के बैठने की क्षमता है। 500 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए के साथ घाटों की लंबी श्रृंखला को दिखाने की तैयारी की जा रही है। पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 10 दिन के अंदर कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी। इस स्पीड बोट को चलाने वाले अलकनंदा क्रूज लाइन सर्विसेज के संचालक विकास मालवीय का कहना है कि यह पहला मौका होगा जब बनारस में स्पीड बोट गंगा में चलेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह बोट जब गंगा नदी में दौड़ती है तो अलग ही आनंद आता है। तेजी से बोट आगे बढ़ती है और लोग कम समय में घंटों का ज़्यादा नज़ारा ले पाते हैं। इतना ही नहीं, अभी एक 14 सीटर नई स्पीड बोट का भी ऑर्डर दिया जा चुका है। फिलहाल प्रारंभिक स्टेज में 2 स्पीड बोट गंगा में उतारी जाएगी और इनकी सफलता के बाद इनकी संख्या को बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को आग से सुरक्षित रहने और आग बुझाने का दिया गया प्रशिक्षण। उन्नाव जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे एवं अपर जिला अधिकारी राकेश सिंह के निर्देशानुसार राजकीय कन्या इंटर कॉलेज अचलगंज उन्नाव की छात्राओं को आग से सुरक्षित रहने और आग बुझाने का प्रशिक्षण शिवदरस प्रसाद जिला अग्निशमन अधिकारी उन्नाव द्वारा अपनी टीम और टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड जिला कोऑर्डिनेटर रजनीश कुमार, मास्टर ट्रेनर कुमारी अंजू मिश्रा एवं स्कूल की अध्यापिकाओं की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन अधिकारी उन्नाव द्वारा एलपीजी सिलेंडर का सुरक्षित तरीके से उपयोग करना भी सिखाया गया। बच्चों को आपदा से सुरक्षित विद्यालय भवन खाली करने हेतु इक्वेशन ड्रिल कराया गया। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। छोटे बिजली उपभोक्ताओं के लिए यूपी सरकार की एक और नई योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों, व्यापारियों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं के लिए बिजली बकाये की एक मुश्त समाधान की कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने एक मुश्त योजना को पूर्णतः व्यावहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग बिल्कुल ना हो। तकनीकी की मदद से इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, व्यापारियों तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाये के समाधान के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लाए जाने पर करीब 1.25 करोड़ विद्युत उपभोक्ता आच्छादित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक
इनमें से करीब 50 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने महीनों से बिल नहीं दिए हैं। कुछ उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली का बिल दिया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों, घरेलू, शहरी व ग्रामीण तथा व्यापारियों, खासकर छोटे दुकानदारों के लिए ओटीएस लाए जाने की मांग की जा रही थी। रिपोर्ट आरती सचदेवा। यशोदा कुंज लॉन सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर फूलमालाओं से किया गया स्वागत। भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बालाराव गुप्ता के यहां प्रथम आगमन पर नगर के उन्नाव हरदोई मार्ग पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष बालाराव गुप्ता का आज प्रमुख रूप से नगर के तिकोनिया पार्क, आर्य समाज मंदिर द्वारा, लखनऊ रोड चौराहा, नाना माऊ तिराहा व यशोदा कुंज लॉन सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव तक युवा वर्ग को पार्टी के पक्ष में गोलबंद करने के लिए पूरे जिले का सघन दौरा करेंगे और संगठन को भी मजबूत करेंगे। उनका स्वागत करने वालों में अंकित गुप्ता, नवल गुप्ता, सूर्या गुप्ता, रामजी द्विवेदी, सुधांशु त्रिपाठी, सुशील आर्य, रामगोपाल गुप्ता, आशीष त्रिवेदी, गोविंद शुक्ला, अंकित सिंह व शिवम सहित सैकड़ों युवा शामिल रहे। रिपोर्ट जमीर खान। डीएपी व यूरिया खाद का वितरण न होने से किसानों में असंतोष। बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम आसत मोहिद्दीनपुर में स्थित गौरा साधन सहकारी समिति में बीते 6 माह से डीएपी व यूरिया खाद का वितरण न होने से किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है। ग्राम आसत मोहिउद्दीनपुर निवासी किसान राजू, दिनेश चंद्र कुशवाहा, नरेश यादव, सुरसैनी निवासी अनीस खान, सलीम खान, गोरैया निवासी मुकेश पटेल, भटियापुर निवासी शहरियार खान आदि लोगों ने बताया कि साधन सहकारी समिति गौरा जो ग्राम आसत में स्थित है, इस साधन सहकारी समिति में अधिकांश दिनों ताला बंद रहता है। यहाँ कोई कर्मचारी आता ही नहीं है। किसानों का आरोप है कि अप्रैल माह के बाद से यहाँ डीएपी खाद और यूरिया खाद ही आई थी, तभी खाद का वितरण किया गया था। उसके बाद से लगभग 6 माह हो रहे हैं। किसानों को मक्का धान की फसल बुआई तक के लिए डीएपी खाद नहीं उपलब्ध हो सकी और न ही यूरिया खाद मिली है। अब धीरे धीरे सरसों व आलू की फसल की बुआई का समय भी आ रहा है और उसके बाद ही रबी की फसल की बुआई होगी, लेकिन साधन सहकारी समिति में खाद न होने से किसानों में असंतोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान इस समिति के सदस्य हैं और वह लेन देन भी बराबर करते रहते हैं। किसानों ने जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से मांग की है कि साधन सहकारी समिति में खाद उपलब्ध कराकर किसानों को खाद दिलाई जाए। रिपोर्ट जमीर खान।